आज ये 10th क्लास का मैं पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। उसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर तक पहुँचने से पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है ये पहले समझना ज़रूरी है। ये अगर आप समझ जाते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे करके आप ये ग्राफ देख रहे होंगे, यहाँ पे बोर्ड पे राइट साइड में लिखा हुआ है वास्तविक संख्या, फिर परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, फिर भिन्न लिखा हुआ है, पूर्णांक है, इधर ऋणात्मक है, फिर पूर्ण संख्या है। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक और पूर्ण दोनों अलग अलग होता है, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। उसके बाद फिर शून्य है और फिर प्राकृत संख्या है। तो हम लोग नीचे से चलेंगे, नीचे से चलकर यहाँ तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राकृत संख्या का। देखिए, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो 1 से शुरू हो। 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये अनंत तक जाए। कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए, यानी इनफाइनाइट हो। ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है, अनंत तक जाए। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्राकृत संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1। और कोई पूछे कि प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो हो जाएगी अनंत। यानी प्राकृत संख्या का जो अंतिम संख्या होता है वो अनंत होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आइए उसके बाद में हम लोग प्राकृत संख्या को जान गए कि प्राकृत संख्या कहते किसको है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो करके अनंत तक जाती है। दूसरा है शून्य। शून्य के बारे में आप लोग जानते हैं, उसको कहते हैं जीरो। अब देखिए, जब शून्य और प्राकृत संख्या दोनों को जब जोड़ देते हैं, जोड़ने का अर्थ है कि दोनों को जब मिला देते हैं तब वो बनता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर से इसे पता ही चल रहा है कि होल मतलब टोटल। तो शून्य और प्राकृत संख्या दोनों को एक साथ लिख देंगे तो वो कहलाएगा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो इसको शुरू कहाँ से करते हैं? 0 से करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से करके यह भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसमें कोई अगर पूछता है कि प्राकृत ये पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो उसको बोलेंगे 0 यानी 0। और इसमें पूछा जाए कि पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो वो हो जाएगा अनंत, यानी उसका कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न दिए हुआ हूँ, वो आप लोगों को समझा रहा हूँ। आपको खुद बताना है, समझना है कि क्या है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या, जितना यहाँ पे पूर्ण संख्या है वो सब क्या प्राकृत संख्या में नज़र आ रहा है? देखिए, सब नज़र आ रहा है, केवल 0 को छोड़ करके। इसमें 0 से शुरू है लेकिन इसमें 1 से शुरू है। तो 1 से टोटल संख्या है लेकिन इसमें 0 से शुरू है, तो इसमें 0 नहीं है। हमारा प्रश्न था कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? सभी पूर्ण संख्या यानी जितना पूर्ण संख्या है सब संख्या प्राकृत संख्या में शामिल है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें 0 शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए ध्यान से। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? अब जितना प्राकृत संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या में शामिल है? तो लिखिएगा कि हाँ है। देखिए कैसे है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। तो जितना ये संख्या है वो टोटल संख्या इसमें शामिल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। मुझे लगता है कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वह है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 यानी कि 0 आंसर हो जाएगा। ये तीनों प्रश्न में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ये सब प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन है उसमें भी ये सब प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद देखिए अब ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक मतलब निगेटिव। निगेटिव नंबर में कहते हैं जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5, इसमें अनंत तक यह भी जाएगा निगेटिव में। इसमें अब पूछ देगा कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी,
तो यहाँ पे आपको कोई भी हो सकती है, यहाँ पे और भी कम हो सकता है, जैसे -0.5 भी हो सकता है, -0.52 भी हो सकता है। इसलिए ऋणात्मक संख्या का भी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई सबसे छोटी संख्या नहीं है। अब इसमें बात यह है कि तो जीरो क्या है, जब वो न ऋणात्मक है तो जीरो जो है वो ऋणात्मक या धनात्मक नहीं होता है, बल्कि हमेशा उसको धनात्मक ही माना जाता है। जीरो जो होता है यानी जो जीरो है इसको हमेशा धनात्मक ही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि जीरो के पहले माइनस लगा देंगे, अगर जीरो के पहले माइनस लगाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, तो प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी संख्या कुछ नहीं, अनंत तक जाएगा, उसको लिखना होगा अनंत। दूसरा में था शून्य, तो शून्य आप लोग जान रहे हैं जीरो होता है। पूर्ण संख्या, ये दोनों को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी जीरो से शुरू करेंगे अनंत तक जाएंगे। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 1 2 3 अनंत तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। उसी दोनों ये जो तीनों है उसी से रिलेटेड ये प्रश्न यहाँ पे 3 दिया हुआ था कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो इसका हो जाएगा आंसर नहीं। क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है और इसमें शामिल नहीं है। मतलब देखना आपको ये था कि इसमें जो है वो टोटल इसमें है या नहीं है, तो जीरो को छोड़कर नंबर है इसलिए वो नहीं आंसर हो जाएगा। अगला था क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो आंसर हो जाएगा हाँ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो जाएगा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर उसका 0 है। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो मैं अभी आप लोगों को प्राकृत संख्या बताया हूँ और पूर्ण संख्या बताया हूँ, ये आपको कई जगह काम आने वाला है। जैसे अगर आप माध्यम माध्यिका बहुलक पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे इसका पहला प्रश्न जिसे यहाँ है प्राकृत संख्या, तो इसमें आप लोगों से पूछ देगा कि माध्यम माध्यिका बहुलक में पूछ देगा माध्यमिक की प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का पूछ देगा कि माध्य ज्ञात करें, तो प्रथम 5 लेना होगा, 1 2 3 4 5। फिर वो मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे लिया जाता है, क्योंकि इसको दोनों सबको जोड़ दिया जाता है और उसके बाद में जितना हो 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से भाग दे देते हैं। इस तरह से यह माध्य निकल जाता है। तो ये प्रश्न आपका बनेगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न है। तो ये हो गया प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। ये सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन जब होल नंबर के बारे में पूछ देता है कि प्रथम 5 जब होल नंबर के बारे में पूछ देता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं लोग कि यहाँ 5 तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर आप गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ 4 तक ही 5 पूर जाएगा आपको। ये 4 तक ही 5 पूर जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसको अगर पूर्ण संख्या पूछता है तो आपको करना पड़ेगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4। इसमें भी 4 है 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो आपका माध्य हो जाएगा। इस तरह से ये आपका बन जाएगा। तो ये दोनों, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य और प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जो है वो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो माध्य माध्यिका इस सब में पूछा जाता है। और उसके बाद मैं जब नंबर बता रहा था, ये आपको बताया था प्राकृत संख्या के बारे में, शून्य क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या तक मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूर्णांक। तो देखिए ऋणात्मक संख्या एक, जैसे ये नंबर लाइन इसको बोलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, तो इस साइड में यानी राइट साइड में यानी दाहिने साइड में पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में जाता है अंक। जैसे 0 के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7, और 0 के बाएं साइड में यानी लेफ्ट साइड में निगेटिव में जाता है, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5। तो 0 से जो बाद में जाता है वो 0 से कम अंक माना जाता है, यानी ये -1 जो है वो 0 से कम है, -2 -1 से भी कम है, -2 -3 से भी
जो ये -2 है ये बड़ा हो गया, -3 कम हो गया, -4 उससे भी कम हो गया, -5 इससे भी कम हो गया। यानी जितना ही माइनस में अंक बढ़ता जाएगा वो कम होता जाता है और राइट साइड में वो अधिक होता जाएगा। जैसे 1 से बड़ा 2, बड़ा 3, बड़ा 4, 5, 6, 7, यानी आरोही क्रम में इधर जाता है, इधर फिर आपका वैल्यू जो है वो कम होता जाता है। तो ऋणात्मक संख्या, अब देखिए हम लोग बात करेंगे पूर्णांक की। देखिए पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं ये आपको जानना है। इसको कहते हैं इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर किसको कहते हैं? जब पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को एक साथ कर दिया जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को, संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। यानी ऋणात्मक में आपको सब आ जाएगा, ऋणात्मक जैसे -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, -0.5, -0.75 आ जाएगा, यानी कुछ भी आ सकता है इसमें माइनस में। तो ये माइनस वाले को यानी ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को, के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। संग्रह यानी दोनों को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा, यानी इंटीजर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 0, अभी मैं बात कर रहा था कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों के सम्मिलित रूप को इंटीजर कहते हैं यानी पूर्णांक कहते हैं। दोनों के सम्मिलित रूप को यानी दोनों के संग्रह को, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो शुरू है वो, और इसमें जो -1, -2, -0.5, -0.75 ये सब को, यानी दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -0.5 ये सब क्या कहला जाएगा? पूर्णांक कहला जाएगा। अब अगर क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इसमें कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से नीचे भी है, -1 है, -2 है, -0.5 है। तो पूर्णांक का जिस तरह से देखिए प्राकृत संख्या था या होल नंबर था तो उसकी छोटी संख्या होती थी, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक संख्या की कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती है, इसका अनंत होगा। इसका क्या होगा? अनंत होगा, सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या भी अनंत माना जाएगा, अनंत होता है। अब देखिए प्रश्न मैं आप लोगों को बताता हूँ, प्रश्न ध्यान से देखिएगा। क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर ये आप लोग समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटेगा, और आप लोग को पता है कि ऑब्जेक्टिव 50% हो गया है, यानी 100 अंक का अगर एग्जाम में आता है प्रश्न तो उसमें से 50 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को बताते चल रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या सभी पूर्ण संख्या, जितना पूर्ण संख्या है वो पूर्ण संख्या आपके सामने बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, 0 से शुरू है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल क्या इस इंटीजर में शामिल है? ऑब्वियसली शामिल है, एकदम शामिल है। अब देख लीजिए 0 इसमें भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। देखिए मैथ विषय जो होता है वो रटने की चीज़ नहीं है, आपको समझना है। अगर आप समझते चलेंगे तो फिर आपको बर्डन नहीं लगेगा, एकदम मज़ा आएगा पढ़ने में, और आप आसानी से आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ कर के आप क्वेश्चन बना लेंगे। तो फिर से समझ लीजिए इसको। क्या सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, जितना पूर्ण संख्या आपको दिख रहा है ये सब क्या इस इंटीजर में यानी पूर्णांक में शामिल है? तो देखिए नज़र आ रहा है कि हाँ शामिल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब मैं इसी प्रश्न को बदल देता हूँ, पलट देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, तो उसको आप समझिएगा। क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? क्या सभी पूर्णांक यानी जितना पूर्णांक में डिजिट आपको नज़र आ रहा है क्या ये टोटल इसमें शामिल है? तो आप बिल्कुल कहेंगे कि बिल्कुल ही शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं? क्योंकि इसमें माइनस में भी शामिल होता है, माइनस में भी लिखा जाता है पूर्णांक में, जबकि पूर्ण संख्या में माइनस में अंक नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा?
एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अगले क्लास में मैं आपको भिन्न के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में और वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तब तक आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो इससे अधिक से अधिक स्टूडेंट को लाभ मिलेगा। और करके बुक को देखेंगे, पहला चैप्टर खोल करके उसका स्टडी करें और फिर आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।